चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हमारा एक बी लॉ का ये एक फास्ट ट्रैक बैच है 30 डेज़ का। तो थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में मैंने वीडियो में पहले ऑलरेडी दे दिया है, आप सब लोगों ने देखी होगी, लेकिन कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं, एडिशनल हैं, वो हम अभी कर लेते हैं और अपना एक पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं कि हमने तैयारी करनी कैसे है। ओके बेटा जी, तो शुरू करते हैं। मैं ज़रा-सा चलें जी। तो हमारा ये बैच होगा बेटा, ये तकरीबन हम 25 फ़ेब तक लेके जाएँगे। अब इसके लिए ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है बेटा कि ये हमारी 30 क्लासेस होंगी या ऊपर-नीचे होंगी। हमारी बिलाल माइक म्यूट करें बेटा। ओके, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 30 डेज़ ही होंगे। तो ऑफ़ कोर्स ये हमें कुछ ना कुछ नाम रखना होता है हर बैच का, तो हम रख देते हैं 30 डेज़। ये हमारी 35, 36, 37 जितनी भी क्लासेस होंगी, हमने करना है। तो इस बैच का ये कोई पर्पज़ नहीं है कि आपकी एक जस्ट रिवीजन कराई जाए या आपको बुक से पढ़ा दिया जाए और आपके बस एक जान छुड़ाने वाली बात हो। तो हमने इसमें लॉ तैयार करना है, ठीक है? मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 घंटे की क्लास उसे सवा घंटे की हो जाएगी, डेढ़ की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। मैं फुल टाइम वेला निकम्मा बंदा हूँ, मैंने सिर्फ़ पढ़ाना ही होता है, तो सुबह 9 से 10 जो है वो बीएमबीएस का बैच होता है, वो चलता है, उसकी क्लासेस होती हैं। वो तकरीबन सवा 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म होता है, फिर ये शुरू हो जाता है 2 से 3 जो है वो लॉ का एक रेगुलर बैच है, तो 25-30 स्टूडेंट वहाँ पे हैं, वो एक शुरू हो जाता है। तो इस दरमियान मुझे अब टाइम मौजूद है, क्यों पहले 2-2 थे, एक पोस्ट रिज़ल्ट था और एक रेगुलर था। अब उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो आपस में सिंक्रोनाइज़ हो गया है, तो वो वहाँ पे मैंने उनको इकट्ठा करके एक स्लॉट खाली कर ली है। हमारा इस बैच का पर्पस बेटा ये है कि आपको तैयार कराना। अब बात ये है कि क्या 30 डेज़ में तैयारी हो जाती है? तो बेटा 30 डेज़ में तैयारी हो जाती है, बच्चे पास भी कर जाते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि लास्ट अटेम्प्ट में जो मेरा फास्ट ट्रैक बैच था, उसके ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, तकरीबन 80-85% जो है वो पास हो गए। उसमें थे 13 स्टूडेंट, तो 11 एक स्टूडेंट तो वो पास हो ही गए हैं, ठीक है? 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया, पता नहीं उनका क्या बना है, मेबी खैर, तो फास्ट ट्रैक का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर रहता है नॉर्मल क्लास से। नॉर्मल क्लास में या रेगुलर क्लास में कुछ लिमिटेशंस होती हैं बेटा, उसमें ये होता है कि एक तो स्टूडेंट जो होते हैं ओके बिलाल, हम अभी टाइम डिसाइड करेंगे बेटा, कोई परेशानी नहीं है, हम अपने इज़िली रेगुलर टाइम अभी क्वेश्चन ना करें, अभी थोड़ी-सी मेरी बात सुनें। अरबिया आ गई है और इसको बता दूँ मैं ज़रा कि उम, इनका ऑडियो जॉइन नहीं है, मुझे ये करना चाहिए था मैसेज पहले से। खैर, अभी तक स्टूडेंट्स को ना वो समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो बेटा इस बैच का रिज़ल्ट नॉर्मल जो रेगुलर बैच होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर रहता है। उसकी रीज़न है बेटा, रेगुलर बैच में ये होता है कि हमारा यही सिलेबस होता है, उसको हमने तकरीबन 5 महीनों में कवर करना होता है, तो वो एक स्लो स्पीड होती है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो शार्प होते हैं, जो हाई पिकअप वाले होते हैं, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? मतलब छोटा-सा टॉपिक पढ़ना होता है, उस पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो स्टूडेंट अपनी मोटिवेशन जो है वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसमें फास्ट ट्रैक में ये होता है कि आपको डेली एक नई चीज़ और काफ़ी हैवी चीज़ पढ़ने को मिलती है, आपको तैयार होना पड़ता हो। 30-35 क्लासेस होती हैं, तो जब तक कि आप मोटिवेशन लूज़ करें, एक तो आप अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा आईकैप की फीस भर के आए होंगे 11, 12, 13, 15,000 जितनी भी है, तो वो एक टीका आपको अच्छा खासा लग चुका है, ठीक है? उसके बाद मार्च के शुरू में यकम को ही उन्होंने पेपर शुरू कर दिए हैं, तो पेपर भी आपके सर पे है। तो ये टाइम होता है जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं, अगर उनको थोड़ा-सा पैटर्न प्रोवाइड किया जाए तो हाइली मोटिवेटेड और हाइली एफिशिएंट टाइम होता है। रेगुलर बैच जब स्टार्ट होता है, आप पेपर दे के आते हैं और उसके बाद तो वो बेटा जो शुरू में महीना एक होता है रिजल्ट से पहले वाला, वो कोई इतना हाइली इफेक्टिव टाइम नहीं होता। स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है, क्या पता कोई पीछे से आगे वापस आ जाए। उसके बाद क कॉलेजेस वाले भी स्लो पढ़ा रहे होते हैं कि यार अगर इसने ड्रॉप कर देना है या स्किप कर देना है तो ज़्यादा ना खपो इनके ऊपर, फीस ना लग जाए, ये वो और स्टूडेंट भी इसी माइंड के साथ चल रहा होता है कि हो सकता है कि पिछले पेपर वापस ना आ जाए, टेंशन होती है। उसके बाद बेटा जो रिजल्ट के बाद पोस्ट रिजल्ट बैच स्टार्ट होता है, पहले 10 एक दिन तो आप वैसे ही सदमे में रहते हैं। ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कुछ में से कि मैं 5 पेपर देने वाला हूँ, मैं 6 देने वाला हूँ, मैं इस बारी अनी पा देनी है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता 10-15 दिन बाद आप रूटीन पे आना शुरू होते हैं, जब आपके घर वाले थोड़ा-सा भूल जाते हैं या आप घर वालों को जो सक्सेसफुली एक कहानी है वो करा देते हैं। उसके बाद फिर आपके पास महीना एक बचता है जिसमें आप स्टडी शुरू करते हैं, तो जब फीस देने की बारी आती है आईकैप को, तो तब तक आप फिर मोटिवेशन जो है काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके होते हैं। इधर-उधर एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं ना, अब नॉर्मल हो गए, ज़मीर सो जाता है फिर से। तो ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
अब बात करते हैं आगे कि भाई हमने इन 30 डेज में क्या करना है। तो बेटा आप में से तमाम स्टूडेंट्स वो होंगे जिनकी 50-60% प्रिपरेशन है और आपने लॉ का पेपर का एडमिशन भी भेज चुके हैं। तो लिहाजा चिड़िया तो हाथ से निकल चुकी है, ठीक है? वो खेत शेत चुग चुगा के वो निकल गई है यहाँ से। अब आपके पास इस टाइम 2 ऑप्शन है, या तो भाई एक पेपर की वजह से जितने भी 7 पेपर दे रहे हो सारों को खराब कर लो, या ये है थोड़ा-सा यही 1 महीना है इसी को लगा के निकाल लो। आपने लॉ का लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट देखा है बेटा, छप्पड़-फाड़ किस्म का रिजल्ट रहा है, हिस्ट्री में कभी इस तरह का रिजल्ट नहीं देखा हमने और इस बार भी यही एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? वजह न्यू स्कीम आ रही है, बुक चेंज हो रही है वगैरह, वगैरह, वगैरह। अच्छा, अब थोड़ा-सा इस पैटर्न के ऊपर हम बात करते हैं कि 30 दिन में हमने करना क्या है? तो बेटा देखो, मैंने पहले थोड़ा-सा वीडियो में बता दिया था कि कंपनी लॉ जो हमारा 50 नंबर का है, अगर हम उसको नोट से करने की कोशिश करें तो वो ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन कोई 100 भी पेजेज़ नहीं बनते, मतलब 50, 60 के करीब पेजेज़ बनते हैं। अब क्वेश्चन है कि पढ़ना बुक से है या नोट से? बेटा देखो, बुक याद नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। बुक हमारी 500 पेजेज़ प्लस की है। आप सिंपल उसको खोल के पढ़ने भी बैठ जाएँ तो आपको 6 महीने काफ़ी नहीं हैं। आपको 1 साल चाहिए उस बुक को जस्ट पढ़ने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। याद हमें नोट्स से करना है। बुक जो होगी हम उसको यूज़ करेंगे सिर्फ़ उसकी एग्ज़ाम्पल्स और क्वेश्चन की हद तक। अब स्टूडेंट जो हैं काफ़ी खुश हो रहे थे, टप्पे मार रहे थे कि भैया 30 नंबर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो बेटा ये खुश होने की बात नहीं है, परेशानी की बात है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये परेशानी की बात क्यों है। बेटा पहले एक तो बात था कि हम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते थे और अगर आई कैप का पेपर पैटर्न आपने देखा होगा, तो उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन होते थे, अगर पार्ट मिलाए जाते तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते थे। एक वो क्वेश्चन भी इसके अंदर तकरीबन 30% वो क्वेश्चन होते थे जिनका 2 से 3 नंबर का वेटेज होता था या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का वेटेज होता था और उनका आंसर जो है वो बमुश्किल 3 लाइनों का या 4 लाइनों का होता था और उसके अंदर भी सिर्फ 1 पॉइंट जो होता था वो उसका आंसर होता था। इस पेपर में आई कैप के पास बेटा 30 तो उसके पास एमसीक्यूज का ऑप्शन मौजूद है। 30 मार्क्स तो 30 क्वेश्चन जो ये वाले होते थे, पहले वो 2, 3, 4 क्वेश्चन में पूछा करता था, अब वो 30 क्वेश्चन है उसके पास एमसीक्यूज वाले। आप लास्ट वाला पेपर उठा के एनालाइज तो करें, सारे केस स्टडी डाले हुए हैं उसने उसमें। उसके बाद बाकी भी 6 क्वेश्चन होते हैं तकरीबन 12, तो अब उसके पास 45 क्वेश्चन पूछने का मार्जिन है। तो लिहाजा ये बात कहना कि एमसीक्यूज आने से पेपर आसान हुआ है, तो ये हमारी गलतफ़हमी है, इतना लाइट नहीं लेना। अब एमसीक्यूज हमने तैयार कहाँ से करने हैं? बुक्स आई हुई हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में तैयार की गई हैं। आईकैप ने भी अपनी बुक के एंड पे एमसीक्यूज दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतने यूज़ के हैं। सिंपल से एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट से 1-1 लाइनर, 2-2 लाइनर, ये कोई बात नहीं है। इस तरह के एमसीक्यूज आईकैप पूछता ही नहीं है बच्चों वाले। हमारे पास एमसीक्यूज बेटा जो बुक के अंदर एग्जाम्पल और क्वेश्चंस मौजूद हैं, वो बने-बनाए एमसीक्यूज हैं। आप देखें जितनी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, तकरीबन उनका 30 या 40% वो वाली एग्जांपल्स होती हैं जिनका वन लाइनर क्वेश्चन होता है और वन लाइनर आंसर होता है। वो सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं और ऑफ कोर्स आईकैप ने इसी में से ही बनाने हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं उठा के लाने वाला। अच्छा, तो मैंने पैटर्न बता दिया है कि ये जो चैप्टर 11, 12 और 16 ये चैप्टर हम 2-2 दिन में रिवाइज़ करेंगे, बाकी इसके अलावा कंपनी लॉ के चैप्टर 3 दिन में रिवाइज़ करेंगे। 15 लेक्चर्स में हमने अपना कंपनी लॉ खत्म करना है। हमारा ये होगा रूटीन बेटा कि जितना हम एक दिन पढ़ लिया करेंगे, अगले दिन क्लास से पहले हम 10, 15, 20 मिनट पीछे वाला मैं आपसे सुना करूँगा। चैप्टर खत्म होते ही आपको उस चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हमारे पास असाइनमेंट्स चैप्टर 11, तो हमारे पास हर चैप्टर के इस तरह क्वेश्चंस मौजूद हैं, जितना-जितना एक चैप्टर का वेटेज है, इसके 8 हैं मेरे पास। इस तरह अगर मैं चैप्टर 13 के देखूँ तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 13, 14 ये सारे क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के एंड पे मिलेंगे। अब क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन का आपने करना क्या है? बेटा ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और लिख के करने हैं। आप देख के करें, आप बुक से करें, कहीं से भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। इसके 43 क्वेश्चन है बेटा। तो इसी तरह मुख्तलिफ चैप्टर के वेटेज के हिसाब से 13, 14 और 15वां चैप्टर जो है, ये 35% वेटेज तकरीबन कवर करता है क्वेश्चन के हिसाब से पूरे कंपनी लॉ का। बाकी 3 चैप्टर जो हैं वो 15 से 18 नंबर तक का उनके अंदर से वेटेज आ सकता है। तो वो 3 चैप्टर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एट द एंड क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, आपने करने हैं उनको। अब क्वेश्चन है कि हमने कब तक करने हैं सर, 40-45 क्वेश्चन है। बेटा इसके लिए मैंने अपने रेगुलर बैच में भी आज़ादी दी हुई है कि जिस अटेम्प्ट में आपने पास करना उस अटेम्प्ट में कर लीजिएगा बस।
तो लिहाजा ये आपके ऊपर होगा, क्वेश्चन वो लाज़मी करना है, देख के करें। मुझे इस चीज़ से नहीं कंसर्न कि आपको याद करना है, रट्टा मारना है या इन चीज़ों को नॉलेज को टेस्ट करना है। अब मैं थोड़ी-सी आगे भी बात करूँगा इसके ऊपर, नॉलेज, रट्टा और क्वेश्चन की टेक्निक के ऊपर। खैर, तो हमारा पैटर्न बेटा यही रहेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा कंपनी लॉ खत्म होगा, हम चैप्टर 1 करेंगे और फिर उसके बाद हम कंपनी लॉ की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम चैप्टर 1 का एक लेक्चर किया करेंगे, 2 लेक्चर के बाद पिछले एक चैप्टर की रिवीजन होगी। क्लास में हम ओरल रिवीजन किया करेंगे, जो ये पीछे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये क्लास में मैं सॉल्व कराऊँगा। आपसे क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, पूछा भी जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। टेस्ट वगैरह भी साथ-साथ इंशाल्लाह हम इसके कंडक्ट करते जाएँगे। तो लिहाज़ा बेटा आपने टाइम बहुत वेस्ट किया है, तो ये 1 महीना है, अगर आप इसको लगा लेते हैं, तो भैया इंशाल्लाह ये निकल जाएगा और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ना मैं कोई दावे करता हूँ, ना मैं आपको 30 दिन में अकाउंटेंट बना सकता हूँ, ना मैं कोई स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटी दे रहा हूँ। मेहनत करेंगे बेटा तो ये निकल जाता है और इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। छोटा-सा सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस भी नहीं है। ख़ास तौर पे जो इसका लंबा पोर्शन है वो 10 से 15 नंबर का है, चैप्टर 2 टू चैप्टर 8 तक। ओके, अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं आईकैप के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा देखिए, क्वेश्चन में मैंने हमेशा कहा कि आईकैप के अंदर लॉ का रिजल्ट जो होता है वो सबसे कम रहता है, 23%, 24%। किसी सब्जेक्ट का इतना कम रिजल्ट नहीं होता। बेटा मुझे ये कोई आप में से बता सकता है कि आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न है? कोई भी, माइक ऑन करें बेटा। अयान, आप पहले सबसे पहले बताएँ, आपकी आपके ख्याल में क्या लगता है इसकी क्या रीज़न होगी? चलें, आप बता दें। हवाई P8 लाइट, अपना नाम रखा करें ना बेटा, नाम से बुलाना। सर बच्चे पढ़ते नहीं है। अच्छा, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपका आंसर आ गया। बिलाल, आपसे पूछूँगा बेटा, आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? बिलाल। ओके, खुरम। सर राइटिंग में शायद इतनी ग्रिप नहीं होती स्टूडेंट्स की कि वो उस आंसर को किस सही तरह आंसर कर माशाल्लाह, सके मतलब माशाल्लाह, क्वेश्चन को। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मोहसिन, आपका इसके ऊपर क्या आइडिया है बेटा? सर लॉ लिखने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। लॉ मतलब समझ आ जाता है, लेकिन उसको जब पेपर पे लिखने की बात आती है ना, तो उसमें लैग करते हैं। ओके, शाबाश। अच्छा बेटा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मेरे रेगुलर बैच के भी मौजूद हैं। मैंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि अगर किसी के लेक्चर मिस हैं तो वो इसमें आके क्लासेस ले सकते हैं। तो लिहाज़ा वो बोलेंगे और वो आंसर करेंगे साथ में, तो ये ना समझना कि वो कोई आपसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं आता। वो 2-2 3-3 बार रिवीजन कर चुके हैं। मैं स्टूडेंट्स को 3-3 4-4 बार रिवाइज़ कराता हूँ, क्लास के अंदर ही तैयारी करा के भेजता हूँ। मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं पहले बात करता हूँ ये। ओके बेटा, क्वेश्चन है, अगर आप समझते हैं कि भाई तैयारी नहीं होती या बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बेटा अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते? ऐसे सब्जेक्ट भी तो हैं जिनका 55% रिजल्ट होता है। टैक्स का देख लें, इस तरह कभी-कभी FR1 का देख लें, इनके रिजल्ट छपड़-फाड़ के होते हैं। तो क्या सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते बच्चे? क्यों भाई लॉ ने फुफी मारी है? नहीं, ये बात नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं या हमें पता नहीं होता या हमें नॉलेज नहीं होता। बेटा पेपर के अंदर आपका नॉलेज जो है, जो आपका रटा है, जस्ट 30 25 टू 30% मैटर करता है। वो मैटर ही नहीं कर रहा होता कि आपको पेपर में अंदर रटा मौजूद है बुक का कि नहीं है। आपका बेटा जो नॉलेज होता है, सॉरी राइटिंग को माफ कीजिएगा, वो तकरीबन 30% मैटर करता है। बाकी जो बेटा 70% है ना, ये कुछ और ही चीज है लॉ में। ये कुछ और ही चीज है जो मैटर करती है और मजे की बात है, ना हमें बताई जाती है, ना हमें पढ़ाई जाती है और ना सिखाई जाती है। 70% क्या चीज है बेटा? ये वो चीज है जो आपने क्वेश्चन को आंसर करने की टेक्निक है। लॉ में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन स्ट्रेट है और हमेशा आपको यही लग रहा है कि क्वेश्चन स्ट्रेट है, आप गलती पे होते हैं। मैं आपको सबसे पहले आपके अपने दिमाग की साइकी समझाता हूं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। मैं पहले बैचेस में बता चुका हूं कि सबसे आलसी और निकम्मी चीज जो है ना वो हमारा दिमाग है और ये सबसे ज्यादा हमें धोखा देता है क्लास में, पेपर में भी। हम सिर्फ इसी की सुन रहे होते हैं, अपना कुछ भी नहीं कर रहे होते। खैर, हमने क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, हमने अपने माइंड से पूछा, माइंड ने कहा कि जी ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड मुझे समझ आती है, मुझे पता है और इसका आंसर ये है।
आप कहते हैं जी मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैंने इसका आंसर कर देना, इसका आंसर यही होना है। वजह क्योंकि ये वर्ड, ये निशानियां पूरी हो रही हैं इसके अंदर। बेटा आपको आपका दिमाग वो चीज बता रहा है जो उसको आता है, ना कि आपको वो चीज बता रहा है जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। एग्जामिनर आपसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे ट्रिक खेलता है, वो आपसे मजाक करता है और आप हैं उसी चीज को ही फाइनल समझ लेते हैं जो आपका दिमाग आपको बता रहा होता है। हम जब टेस्ट ले रहे होते हैं बच्चों के, उसके अंदर पेपर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे मार्क्स क्यों काटे गए जबकि कोई गलती हाईलाइट नहीं की गई। बेटा आंसर की जो क्वालिटी होती है उसको हम इस तरह नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आपके पेपर के ऊपर हर बच्चे के लिए इंडिविजुअली कि आपने इसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है। तो पहली बात, एग्जाम के अंदर जो हम सबसे पहली गलती करते हैं, हमारे दिमाग की सुन के करते हैं। हमारा माइंड हमें जो बताता है हम वो आंसर लिख देते हैं और बाहर आके हमने रोला डाला होता है, सारों को परेशान किया होता है, पेपर तो बहुत ईजी था और आई कैप का रिजल्ट जो है वो 23% आया पड़ा होता है। फिर उसकी वजह यह है कि आप वो लिख के आते हैं जो आपको पता होता है, जो आपका ये 30% नॉलेज होता है। आप कोशिश करते हैं कि 100% पेपर आप इसी से कर लें। ये 70% आप लगाने की कोशिश ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि वो वहां पे पूछ क्या रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि नरेट, स्टेट, एक्सप्लेन, जो डिस्क्राइब, डिस्कस, इनके मीनिंग क्या है। हम जहां पे नरेट लिखा है वहां पे एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं और सारे पेपर के जो मार्किंग टाइम होता है, मार्किंग प्लान होता है, हमारे पास जो एलोकेटेड टाइम होता है उसकी ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं। हमारा पेपर एफिशिएंट ही नहीं रहता, इफेक्टिव ही नहीं रहता। हम उस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं जिसके ऊपर हमारा टाइम लगना ही नहीं था। पहली बात, हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है। दूसरे नंबर पे बेटा क्वेश्चन के अंदर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। हमें लग रहा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगर आप अपने ईमान से सोच के बताएं कि क्या हम सिर्फ वो वर्ड नहीं ढूंढ रहे होते जो हमारे लिए फेमिलियर हो। आप सारे पेपर दे के बैठे हैं, बताएं ये बात गलत है? क्या हम सिर्फ वो वर्ड ढूंढ रहे होते हैं ना जो हमें फेमिलियर हो, जो हमने पढ़े हुए हो, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमें इसका आंसर आता है कि नहीं आता? ऐसी बात है कि नहीं है? कोई इससे डिसएग्री करता है आप में से? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई हम क्वेश्चन में से अपनी मर्जी की चीज निकाल रहे होते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे होते। तो भाई ये सबसे पहले हमें अपनी साइकी को चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे होगी? हमारी प्रैक्टिस से। हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर आई कैप ट्रिक खेलता कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मौजूद है, उसमें वो कहता है कि भाई ये बताओ कि हाकिम लिमिटेड कब सब्सिडरी कंसीडर होगी मैकूम लिमिटेड की। अब वर्ड उसने वहां पे सब्सिडरी यूज किया है। हमारा माइंड कहेगा भाई सब्सिडरी आ गई, मजे की बात है, हमें तो सब्सिडरी की डेफिनेशन आती है। हालांकि वो वर्ड सब्सिडरी यूज करके आपसे होल्डिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये बहुत ही आसान होगा, हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। बेटा नहीं कर सकेंगे आप। एग्जाम में जो प्रेशर होता है, आपको ऐसे लगता है जिस तरह के आप लारी अड्डे के ऊपर बैठे हैं, आपके जहन पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। हम खुद उसी से फेस करके आए हैं, बल्कि अभी तक कर रहे हैं यार। तो ये चीज वहां हम स्किप कर देते होते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने पूछा कि एक एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है, वो जनाबी अपने आप को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, और बताएं कौन कौन सी कंडीशन मीट करे कि उसको अपने नाम के साथ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड ना लगाना पड़े। अब स्टूडेंट जनाब जी धड़ाधड़ लिख रहे हैं जी, उसका ऑब्जेक्ट ये हो जाए, उसकी क्या कहते हैं डिविडेंड की ये रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट की ये रिक्वायरमेंट है, इलीगल नो वगैरह वगैरह। हालांकि उस क्वेश्चन का पहला वर्ड हमने इग्नोर कर दिया कि वो एक एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है। जब तक वो कंपनी नहीं बन सकती तब तक वो बाकी कंडीशन कैसे मीट करेगी? और आपके क्वेश्चन की जो 30% मार्क्स हैं वो उस पहले नाम के ऊपर होते हैं, पहले पॉइंट्स के ऊपर ही हैं। बाकी तो 1-1.5 नंबर आपको मिल जाएंगे रट्टे के। तो लिहाजा पहली बात, हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बस अपने फेमिलियर वर्ड ढूंढ रहे होते हैं। हाँ जी ये क्वेश्चन ठीक है, ये आता है, इसमें से 3 वर्ड हमें समझ आई, फिर शुरू हुए, हाँ जी इसमें 5 वर्ड हमारे फेमिलियर हैं, ये क्वेश्चन आता है हमें। तो बेटा ये हमारी गलती होती है। सबसे पहले तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ें उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, उसे टाइम दें। 3 घंटे 15 मिनट इनफ टाइम होता है बेटा, अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। हमें तो अब टेस्ट चेक करते करते उम्र हो गई है बेटा, आप लोगों के टेस्ट देखते हुए कि 3 या 4 लाइनों का आंसर होता है, बच्चे 1.5 पेज उसका भर देते हैं। भाई आपके अब्बू का टाइम है, इतना वेस्ट करी जा रहे हो। तो लिहाजा पहली बात, एग्जाम के अंदर ये चीज भूल जाएं कि आपका जो नॉलेज है वो मैटर करता है।
लॉ के अंदर नॉलेज तो आपको दिया ही नहीं गया। अगर आपने नॉलेज देखना है कि लॉ का नॉलेज होता क्या है, तो कभी फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ उठा के देखें। उसका एक एक टॉपिक जो है वो आपकी बुक से बड़ा है, जिसके अंदर 10-12 टॉपिक इंक्लूड है जो आपने पास करने हैं। वो नॉलेज है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है जस्ट आपकी। बच्चों वाला एक टॉपिक है, छोटा सा एक सब्जेक्ट है। गलती कहाँ पे हो रही है हमारी कि हमें ये 70% क्लास में बताया नहीं जाता। हमें सिर्फ इस 30% के ऊपर फोकस कराया जाता है, जी रट्टे मारो, ये करो, वो करो, 5 बार रिवीजन हो गई, बात खत्म। हमारा माइंड ओपन नहीं किया जाता। जब तक आपको ख्वाब में लॉ ना आना शुरू हो जाए, जब तक आपकी वर्डिंग लॉ वाली ना हो जाए नॉर्मल लाइफ में, तब तक आपका लॉ पास नहीं हो सकता। और ये ऐसा गंदा सब्जेक्ट है बेटा कि एक बार अड़ गया तो फिर 5 अटेम्प्ट से पहले नहीं निकलता ये। और इस अटेम्प्ट के इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने डिस्क्वालीफाइड भी कोलीग हैं मेरे, जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं लॉ के ऊपर। तो लिहाजा लाइट नहीं लेना बेटा। यही 30 दिन है, हम इंशाल्लाह टिका के एफर्ट करेंगे, टिका के पढ़ेंगे, डेली बेस पे हमारी रिवीजन होगी। एक क्लास भी आप स्किप करते हैं और सोचते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से ले लेंगे, बेटा वो लिख के रख लेना मेरी तरफ से कि वो टॉपिक जो आपने क्लास में लाइव में नहीं लिया, रिकॉर्डेड में लिया है, अगर उसमें से एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आ गया तो आप अभी से नोट कर लें कि आप उसका आंसर नहीं कर सकेंगे। बस आप इतना करना, सिंपल एक मेरे ऊपर मेहरबानी करना कि जो आपने लाइव क्लास मिस की होगी ना, उसकी रिकॉर्डेड लेना। उसके बाद जो एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, वो टॉपिक एक बार लिख लेना। हम इंशाल्लाह एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे कि जो आप आंसर दे के आए, जो उसका बनता है वो क्या है। आप नहीं कर सकेंगे। एग्जाम के अंदर बेटा सिंपल एक टेंशन नहीं होती, आपके अपने जहन को बिल्कुल क्लियर रखना होता है। आपके माइंड में अगर इतनी सी इचिंग मौजूद है ना कि यार मैंने नोट से तैयारी की है, क्या पता मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया, क्या पता मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। अगर ये इतनी सी इचिंग भी आपके माइंड में मौजूद है ना, तो आपको आधे से ज्यादा पेपर आउट ऑफ द सिलेबस लगेगा। ये तो था ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं, सर ने स्किप करा दिया, लगता है नोट्स में था नहीं, पता नहीं ये किस बुक से आया है। इतनी सी भी इचिंग आपके माइंड में होगी ना, आपका पेपर फेल करा जाएगी। तो ये अगर आपके जहन में इचिंग रह गई कि मैंने आधी क्लासेस ही लाइव नहीं ली, तो सोच लें एग्जाम में आपके साथ क्या असर होने वाला है। आधा पेपर आपको खुद ब खुद आउट ऑफ द सिलेबस लगेगा। हमारा तजर्बा है बेटा, ये हवा में नहीं बातें कर रहा मैं, हमारा तजर्बा है कि जब हम भी शॉर्ट हैंड स्टडी करके जाते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, हमें आधा सिलेबस जो है वो वैसे ही आधा पेपर आउट ऑफ द सिलेबस लग रहा होता है। वो होता नहीं है, बस हमारा माइंड हमें बता रहा होता है कि आपने कुछ ना कुछ स्किप किया हुआ है, मिस किया हुआ है। तो लिहाजा कुछ भी स्किप नहीं करना। 30 क्लासेस हैं बेटा, कर लें आराम से, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा आपका। और जो खुशी पेपर पास करने की होती है, जरा उसको चख के तो देखें वो होती कैसे है। और खासतौर पे वो खुशी जब 1 महीना पढ़ के आप पेपर पास कर जाएं, तो वो एक अलग ही होती है। मैंने एडवांस टेक्स्ट जो है वो 25 एक दिन में पास किया था अपना, तो उस जैसी खुशी ना मुझे कैफ पास करने पे हुई है, ना कोई और पेपर पास करने पे हुई है, जितनी एडवांस टेक्स्ट को मैंने 25 दिन में तैयारी करके पास किया है। कभी इसका मजा तो लें। और बाकी रही बात कि हमारी जो स्टडी है वो इन्हीं नोट्स से होगी, यही नोट्स हमने याद करने हैं, पेपर इन्हीं नोट्स में से आएगा। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, हर टॉपिक के ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन हैं, और अगर आप वो क्वेश्चन साथ साथ करते जाते हैं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका अनसीन नहीं होगा। उसके बाद बेटा ये हमारी क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की, 2 घंटे की हो सकती है। तो अपनी एनर्जी जो है वो फुल करके बैठेंगे, हम ओपन टाइम स्लॉट रखेंगे जहां तक हम जा सकते हैं। उसके बाद अगर जो बेसिक क्वेश्चन होंगे बेटा, कोशिश करेंगे कि हम क्लास के दौरान उसको अवॉइड कर दें। क्लास के बाद हम उसको डिटेल में फिर से बैठ के डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट जाना चाहता है, किसी की और क्लास है, किसी ने कुछ और पढ़ना है, वो जा सकता है। हाँ, जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, जो वाकई ही कंफ्यूजन वाले होंगे, उनको क्लास में उसी वक्त क्लियर कर दिया जाएगा। आप जितनी बार मर्जी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी भी वक्त। हाँ, रात को 8-9 बजे वैसे मेरे सोने का टाइम हो जाता है, गाँव में है ना, तो यहाँ पे फिलहाल आजकल छुट्टियों पे चल रहे हैं घर में, तो जल्दी सोने का रिवाज है हमारे यहाँ। सुबह हम नमाज के टाइम उठ जाते हैं, तो इंशाल्लाह सुबह मिल जाएगा। बाकी जब भी आपने मैसेज करना हो, हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, बाद रिप्लाई का वेट नहीं करना बेटा। ऑडियो में कोशिश करें कि अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे पोस्ट कर दें, मैं उसका ऑडियो में ही आपको आंसर दूंगा, वो एक ज़्यादा बेहतर है। आप सलाम करके वेट करेंगे मैं जवाब दूं, तो मेरे 3-4 मोबाइल हैं और मुझे नहीं पता होता कि किस पे क्या चल रहा है। ठीक हो गया, तो खैर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, हाँ, ये आपको चैप्टर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट वगैरह भी होंगे, चेक भी होंगे, और हम उसके ऊपर डिस्कशन भी इंशाल्लाह अपनी जारी रखें। किसी का फिलहाल कोई क्वेश्चन, और उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सर ये सर क्लास डेली किस टाइम होगी? जी बेटा,
सर डेली क्लास किस टाइम होगी? अच्छा, डेली क्लास किस टाइम होगी? बेटा ये हमारी 3 क्लासेस जो हैं वो तो इसी टाइम पे होंगी, ठीक है, 11 बजे वाला। लेकिन उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हमारा जब एनरोलमेंट वाला स्टूडेंट वाला जो बैच होगा वो स्टार्ट होगा वेडनेसडे थर्सडे से, तो हम क्लास में ही इंशाल्लाह वेडनेसडे को डिसाइड कर लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि हम इसको इवनिंग में ले जाएं, ज़्यादा स्टूडेंट कंफर्टेबल इवनिंग में ही रहते हैं, तो फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह, जैसे आप कहेंगे वैसे ही टाइमिंग होगी। मैं विला बंदा हूँ, मेरी 2 से 3 और 10 से 11 क्लास है, बाकी टाइम स्लॉट मेरा खाली होता है। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? किसी को परेशानी है, टेंशन है, बुक के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछ ले, क्लास के दरमियान में ना क्वेश्चन हो, सिर्फ हम फिर स्टडी रिलेटेड बात करेंगे। ओके बेटा, अच्छा, इसमें से आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक लॉ को हाथ ही नहीं लगाया? सर हाँ, एक चीता निकल आया ठीक है, और देखना आपका पेपर पास आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ऐसा स्टूडेंट जो एफसी के बाद लॉ देना का सोच रहा है? सर एएफसी के बाद तो नहीं देना, मेरा FR2 और लॉ है, अच्छा, और ठीक अगली है, दफा माशाल्लाह। सीए में ऑडिट होगा, तो ये दोनों एक ही दिन है। चले चले चले, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैंने कहा कि वो स्टूडेंट है जिनका बीएफसी रिजल्ट आया तो कुछ लॉ उठा लेते होते हैं बीच में, क्रैश इसमें छोटे से 1-1.5 महीने के लिए। ओके, तो बाकी तमाम स्टूडेंट आप पोस्ट रिजल्ट के हैं। ओके, तो हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज पता है, बेसिक चीजें पता है। हम थोड़ा सा जनरल आइडिया क्लियर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मूव करते हैं। चलें बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। अपने माइक ऑन रखें, क्लास में जो है वो कंट्रीब्यूट करें। ओके, एक छोटी सी और अनाउंसमेंट, बेटा क्लास में इन्वॉल्व होना है। मैं रेगुलर क्लास में मुझे तकरीबन महीना लग गया बच्चों को इन्वॉल्वमेंट कराते हुए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आपने इन्वॉल्व होना है। देखो बेटा, आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहचान आपका नाम और आपकी आवाज़ है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि पीछे कौन बैठा, और कोई भी नहीं जानता। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोंगियां मार जा रहे हो, गलत बात कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। भाई मुझे नहीं पता कि आप कौन है, तो किसी को क्या पता होगा। तो लिहाजा जितनी बोंगियां मार सकते हैं टिका के मारें, अपना कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई भूल जाएगा। ये नहीं देखना कि यहाँ पे फीमेल मौजूद हैं या मेल मौजूद हैं तो मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ आपका नाम एक पहचान है। आप अपना नाम चेंज करके सीधा मीदा रख लें, मैं उससे आपको बुला लिया करूंगा अगर आपको इससे टेंशन है। बाकी क्लास में आपने इन्वॉल्व होना है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, परेशान नहीं होना, अपनी टेंशन जो है वो क्लियर करनी है। ओके जी, कंपनी लॉ वर्ड हम कंपनी डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी और दो चीजों को हम करते हैं। पर्सन, वर्ड है पर्सन, ये एक पर्सन है। मुझे बताएं कि बेटा यहां पर मौजूद बिलाल, आप बताएंगे बेटा कि क्या आप एक पर्सन हैं? जी सर। बिल्कुल एक पर्सन है। इसकी क्या निशानी है कि आप पर्सन है? मैं आपके पास क्या सबूत है, साबित करो। कोई साबित कर सकता है कि वो पर्सन है? सर मेरा अपना आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, इससे पता चल सकता है। ठीक है, एक आईडी कार्ड हो गया, मैं आपको उससे वेरीफाई कर सकता हूं कि आप पर्सन है। कोई और? बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अच्छी बात है। कोई और? ओके बेटा, तो हमने कहा कि पर्सन, उसको वेरीफाई करने का क्या तरीकाकार है कि आगे खड़ा मौजूद जो हमारे सामने एक ढेर सा लगा हुआ है, क्या ये इंसान है कि नहीं है। तो हम उसकी कुछ चीजें वेरीफाई करते हैं। एक तो हम फिजिकली उसको वेरीफाई करते हैं, लेकिन बेटा जब आप बुक्स पे जाएंगे, जब आप कोर्ट में जाएंगे, वहां पे फिजिकली देख के कोई यकीन नहीं करेगा कि आप पर्सन है। आप लाख बताते रहे जी मेरा नाम जुनैद है, मेरा नाम खुर्रम है, मेरा नाम बिलाल है, अदालत नहीं मानेगी। अदालत कहेगी सबूत दो, साबित करो। तो बेटा आपका जो आईडी कार्ड होगा वो बताएगा कि आप एक पर्सन हैं और आप एक नेचुरल पर्सन हैं। ओके, तो आप में से सब ने पढ़ा हुआ है, क्या कंपनी एक पर्सन होती है कि नहीं होती? होती है सर। शाबाश, होती है। तो भैया इसके लिए भी कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहले नंबर पे तो बेटा इसका आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिफाइंड स्ट्रक्चर। ऐसी बात है,
माइक को म्यूट करें बेटा, आपके ना माइक में बहुत डिस्टरबेंस है। बिलाल शायद आपका माइक है, पीसफुल जगह पे बैठा करें। ओके, तो हमने कहा कि भाई कंपनी भी एक पर्सन है, तो ऑफ कोर्स इसकी भी कुछ ना कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या सबूत होने चाहिए। मेरे सामने जुनैद मौजूद है, मैं कहता हूं ये एक पर्सन है, इसका सबूत क्या है? हाँ भाई, इसके पास एक आईडी कार्ड मौजूद है, इसकी 2 टांगे हैं, 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, एक मुंह है, उसके ऊपर बाल हैं और एक डेढ़ सा लगा हुआ है। तो लिहाजा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी बेस पे हमने कहा कि ये एक पर्सन है। तो ऑफ कोर्स कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन पर्सन तो है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहले नंबर पे इसका आईडी कार्ड होना चाहिए। तो क्या कंपनी का आईडी कार्ड होता है बेटा? कभी सुना है कंपनी का आईडी कार्ड है? सर आईडी कार्ड तो नहीं, कोई डॉक्यूमेंट होगा? हाँ, तो आईडी कार्ड भी डॉक्यूमेंट ही होता है। आपका आईडी कार्ड जो है वो भी तो डॉक्यूमेंट ही है बेटा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो कंपनी का आईडी कार्ड कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं जरा कि मैं यहाँ पे किसी को पकड़ता हूँ, कोई वॉलंटियर सामने आया। जरा बिलाल आप बेटा आए सामने, जरा मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है बेटा बिलाल? ओके, बिलाल को अपनी एज का नहीं पता, किसी और को पता हो सामने आए जरा। सर मेरी 21 22 ओके, एहतिशाम 1 21, शाबाश, आपकी एज 21 है बेटा। मुझे बताएं कि आप 18 साल के हुए होंगे, फिर 21 साल के हुए होंगे ना? यस सर। अच्छा, जब तक आपका 18 साल के थे, 18 साल के नहीं 17 साल के थे, आपका आईडी कार्ड था? जी सर। 17 साल की एज में आपका आईडी कार्ड था? कहाँ, कराची से तो नहीं हो नहीं बेटा? सर, नो सर। ओके, तो बेटा 17 साल की एज में आपका आईडी कार्ड सिर्फ कराची में बन सकता है, बाकी पाकिस्तान के किसी में नहीं बन सकता। वहां पे तो भाई अंधे बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। खैर, नो सर, 17 नहीं था उस वक्त। ओके, 17 साल की एज में आपका आईडी कार्ड नहीं था, तो क्या उस वक्त आपकी कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन थी? मतलब आप खुद जाके बैंक से कर्जा ले सकते थे? नो सर, फिर तो बर्थ सर्टिफिकेट पे तो नहीं दे सकता कुछ कोई भी नहीं दे आपको सकते। कर्जा। ओके, तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या आप जो है सिम निकलवा सकते थे? सिंपल सी बात है, सिम भी नहीं निकलवा सकते। सिम भी नहीं निकलवा सकते थे आप अपने नाम के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब तक आप 18 साल के थे आपकी कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। आप स्कूल में जाते थे, आपके वालिद साहब का नाम पूछा जाता था, आपकी हर शिकायत आपके वालिद को लगाई जाती थी। तो 18 साल यस की उम्र तक आपका एक बिजनेस का, अगर हम आपको एक बिजनेस कंसीडर करें, तो आप सोल प्रोप्राइटर रहे या पार्टनरशिप रहे, मतलब आप खुद किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, आपके वालिदैन जो थे वो भी साथ में रिस्पॉन्सिबल थे। जब आपका आईडी कार्ड बना, तो आईडी कार्ड बनने के बाद आपकी एक अलहदा से आइडेंटिफिकेशन आ गई। इसी तरह जब तक बेटा एक कंपनी का आईडी कार्ड नहीं होता, कंपनी होती ही नहीं है। लेकिन जब एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बन जाता है, आईडी कार्ड बन जाता है, तो वो एक सेपरेट पर्सन बन जाती है। मतलब उसकी अपने राइट्स और लायबिलिटीज आ जाती हैं। वो अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, वो कर्जे ले सकती है, वो सिम निकलवा सकती है, वो एसेट खरीद सकती है, परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। जब तक आईडी कार्ड नहीं होगा वो कंपनी कंसीडर नहीं होगी, सेपरेट पर्सन कंसीडर नहीं होगा। तो लिहाजा जब भी एक कंपनी होगी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहले नंबर पे वो एक सेपरेट लीगल पर्सन होगा, उसके बाद उसके पास तमाम वो राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी जो एक नेचुरल पर्सन की होती हैं। आपके ऊपर केस हो सकता है, आप खुद किसी पे केस कर सकते हो, आप अपनी सिम खुद निकलवा सकते हो, अपने नाम पे ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताएं बेटा कि आप किसी भी कॉलेज में सीए के एडमिशन लेने जाते हैं, कभी आपके घर वालों से फोन करके उन्होंने पूछा है कि हम आपके बेटे को एडमिशन दें या ना दें? ऐसा हुआ है? नो सर। नहीं हुआ। नो सर। लेकिन जब आप कॉलेज में थे, मैट्रिक में या 9th में थे, तो आप क्या खुद एडमिशन कराने गए थे अपना? बिल्कुल सर। आप खुद गए थे या आपके अबू भी साथ थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अबू गए थे। अबू गए थे साथ में। तो तब भाई आपकी कोई पहचान ही नहीं थी अलहदा से, तो लिहाजा अब आपके अपने हकूक हैं। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वो कहते हैं अच्छा बेटा, एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि तकरीबन वहां पे 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो
पॉइंट्स की फॉर्म में उनका आंसर होता है। ओके, एक मैं छोटी सी चीज और भी अभी से क्लियर कर दूं, हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, मीटिंग का जो हमारा ड्यूरेशन होता है ये 40 मिनट होता है। 40 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। हम नया लिंक मैं फौरन भेजूंगा, आपने वो ज्वाइन कर लेना, फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास 3 मिनट तकरीबन रहते हैं। मैं एक और बात इसमें क्लियर कर देता हूँ, अगले लिंक में फिर हम इंशाल्लाह अभी से ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। बेटा एग्जाम में हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है स्ट्रेट, एक क्वेश्चन होते हैं हाइब्रिड, और एक क्वेश्चन होता है केस स्टडी। ओके बेटा, हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर नेम यूज हो, कहानी यूज हो, स्टोरी यूज हो रो, वो केस स्टडी नहीं होता। ये हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन स्ट्रेट है, हाइब्रिड है या केस स्टडी है, परफेक्ट केस स्टडी? पहले तो मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 60% क्वेश्चन का वेटेज होता है वो स्ट्रेट क्वेश्चन का होता है, 10 to 15% इसका होता है, और तकरीबन 10 to 15 केस स्टडी का होता है। ये 60% वेटेज जो है स्ट्रेट क्वेश्चन का होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन स्ट्रेट है या केस स्टडी है? बेटा वो हमेशा रिक्वायरमेंट से पता चलेगा। आपने फोकस करना है कि अगर रिक्वायरमेंट में वर्ड नरेट, स्टेट, इन लिस्ट, ये वर्ड इस तरह के यूज हो रहे हैं, मतलब जिनका मतलब ये बनता है, जिनका मीनिंग उर्दू में ये बनता है कि भाई आप एज इट इज प्रोड्यूस करें, जो बुक में लिखा है आप उसे नरेट कर दें या स्टेट कर दें। जब भी किसी क्वेश्चन के एंड में इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन 4 लाइनों का है, वो 5 लाइनों का है, वो क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट होगा और उसका आंसर आपने हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये कोई मैं हवा में तीर नहीं मार रहा। हम आई कैप के सजेस्टेड आंसर देखेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर जो उसके 60% जो हिस्सा है वो देखना पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा होगा। हाइब्रिड क्वेश्चन कौन सा होता है बेटा? ये वो क्वेश्चन होता है जिसमें मोर देन वन कंसेप्ट डिस्कस हो रहे होते हैं। मतलब ये एक पहेली टाइप क्वेश्चन होता है जिसकी कड़ी से कड़ी मिली होती है अंदर से। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आज या कल, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे वो हाइब्रिड है। उसमें आपको थोड़ा सा आगे जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से ज्यादा यूज होती है, उसको यूज करते हुए आपने आंसर करना होता है। उसके बाद आता है बेटा केस स्टडी। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कैसे करनी है? अगर वर्ड एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब ये यूज हो रहे हो, यहां पे बेटा ब्रीफली का वर्ड यूज होगा, चाहे वो एक्सप्लेन ब्रीफली हो, चाहे वो डिस्क्राइब ब्रीफली हो, चाहे वो डिस्कस ब्रीफली हो, वो हाइब्रिड में नॉर्मली यूज होता है। और एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये चीज मौजूद है तो आप समझ जाएं कि वो क्वेश्चन जो है वो एक केस स्टडी है। मतलब उसका आंसर जो है आपने पॉइंट से ज्यादा